So I am telling you about communication skills. Yesterday we have studied about communication skills, its types, uh, non-verbal and non-verbal communications. And today our topic is components of communication. Component में हम देखते हैं कि there are 6 components of communication skills that we used in our daily or routine life. So first of all, the first point is context. context में हम देखते हैं कि every message have a context. This is context. Every message, whether it is oral or written, यानी हर मैसेज जो चाहे ज़बानी कलामी हो या लिखा हुआ हो, वो एक कॉन्टेक्स्ट से शुरू होता है. कॉन्टेक्स्ट को आम ज़बान में हम सर्कमस्टांसेस भी कह सकते हैं. सर्कमस्टांसेस मीन किन सर्कमस्टांसेस में, किन हालात में हम बोलते हैं, किन हालात में हम अल्फाज की अदायगी करते हैं, सबसे पहले कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी होता है. मिसाल के तौर पे वालदैन से बोलेंगे जब हम, तो हम और कॉन्टेक्स्ट में अपना मैसेज कन्वे कर रहे होंगे. जबकि हम छोटे बच्चों से अगर बोलेंगे तो हमारा कॉन्टेक्स्ट फिर चेंज हो जाएगा. जबकि हम अपने हम उम्र दोस्तों के साथ अगर बोलेंगे तो हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा. स्टूडेंट्स के साथ बोलेंगे तो फिर हमारे सर्कमस्टांसेस एंड कॉन्टेक्स्ट विल बी चेंज. कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले जो है कॉन्टेक्ट में हमारा एरिया, यानी किस कंट्री से हम ताल्लुक़ रखते हैं, किस रीजन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ जो है वो मैसेज कन्वे करने का क्या तरीका है, क्या दस्तूर है, व्हाट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन देयर. तो सबसे पहले हमारा रीजन में फिर हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, व्हाट इज़ आवर रिलीजन. क्योंकि हर बंदा जो है वो जब भी बोलता है उस पे उसके रिलीजन का जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रहा होता है कि ये किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है. उसके बाद कल्चर हमारा, कि हम किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं. क्योंकि सकाफ़त की जब बात की जाती है तो बहुत सी सकाफ़त जो है वो हमें कुछ चीज़ों की इजाज़त देती है, कुछ की इजाज़त नहीं देती. मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो ब्रिटेन में या यूएस में इंग्लिश मैन जो हैं वो थंब के निशान को ओके, हम इम्प्रेशन थंब का निशान दूर से ऐसे खड़े होके हम अगर थंब का निशान लहराएंगे तो इट मीन्स ओके एंड दिस इज साइन ऑफ विक्ट्री. तो ये साइन है. जबकि हमारे यहाँ इस्लामी कल्चर में अंगूठा दिखाना बुरा समझा जाता है. ठीक है, तो देखें कल्चर जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें कल्चर, डिफरेंट कल्चर में वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है. इसी तरह हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ताल्लुक़ है तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं. मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाला जो है वो जब किसी से लाइसेंस मांगेगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट और होगा. ठीक है, एक मस्जिद के इमाम का कॉन्टेक्स्ट बोलने का और होगा, एक तबलीग करने वाले का कॉन्टेक्स्ट मैसेज करने का तरीका और होगा. ठीक है, तो इस तरह हमारे एरिया, हमारा कंट्री, हमारा कल्चर और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना मैसेज कन्वे करना होता है. अब मैसेज में जो है वो दो तरह के स्टिमुलाई काम कर रहे होते हैं, यानी दो तरह के मुहर्रिक काम कर रहे होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस. ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस में हम देखते हैं कि जो
सोर्सेज हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस के, यानी बैरूनी ताकतें कौन सी ऐसी हैं, बैरूनी मुहर्रिक कौन से ऐसे हैं जिनकी वजह से हम इंस्पायर होके कुछ भी बोलने के काबिल हो जाते हैं, कोई मैसेज किसी को कन्वे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बैरूनी अनासर में, बैरूनी मुहर्रकात में मीटिंग, हम मीटिंग कॉल करते हैं, लोग आते हैं और अटेंड करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। उसके बाद लेटर, लेटर के ज़रिए हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा सकता है सरकमस्टांसेस को फॉलो करते हुए, ठीक है जी। मेमो हिसाब किताब के लिए, टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल, ठीक है, इसमें हम अपने इमोशंस का भी इजहार करते हैं, ठीक है। फैक्स, फैक्स के ज़रिए भी उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होता है, मसलन किसी के जॉब के ऑर्डर्स अगर फैक्स पे आते हैं तो वो और कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, किस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो फैक्स आ रहा है या नोट आ रहा है, ईमेल, ईमेल भी इसमें शामिल है। तो इस तरह मीटिंग, लेटर्स, मेमो, टेलीफोन कॉल्स, फैक्स, नोट्स एंड emails, these are external stimuli. Then internal stimuli, अंदरूनी कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं कुछ भी मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए। इसमें सबसे पहले आपकी राय, ओपिनियन, योर ओपिनियन, देन योर एटीट्यूड, देन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी आपकी पसंद और नापसंद। अगर मुझे कोई चीज़ भी, अगर कोई बंदा अच्छा लगता है तो उसके साथ हमारे बोलने का अंदाज और होगा। अगर कोई हमें बंदा किसी भी वजह से बुरा लगता है तो उसकी वजह, उसकी उस हमारी डिसलाइक्स में होगा वो, तो उसके साथ हमारे मैसेज कन्वे करने का तरीका डिफरेंट होगा। इसी तरह हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस, दीज आर ऑल इंटरनल स्टिमुलाई। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हैं वो मिलकर हमें किसी मैसेज को भेजने और रिसीव करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमें नहीं पता होता, आमतौर पे हम जब बोल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ काम कर रही हैं, जबकि ये अल्लाह का निज़ाम है कि कोई भी बंदा जब कोई भी लैंग्वेज सीख चुका होता है तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर कर रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज़ सेंडर। सेंडर हमने पढ़ा था कि इनकोडर भी होता है, ठीक है। सेंडर इनकोडर भी होता है, यानी उसने मैसेज सेंड करना होता है, भेजना होता है। सो इनकोडर इज अ पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, वेदर इट इज एन ओरल मैसेज और अ रिटन मैसेज, ठीक है जी। तो ये तो एक आम सी बात है, आप लोग भी जानते होंगे कि सेंडर भेजने वाला होता है और रिसीवर रिसीव करने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें इनकोडर जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स के ज़रिए, ठीक है, आ जाओ, हाथ के इशारे से हम बुला रहे होते हैं, कम हियर, ठीक है, हाथ के इशारे से हम कह रहे होते हैं गो अवे, दूर चले जाओ, ठीक है। हम हाथ हिला के सलाम का जवाब दे रहे होते हैं, सलाम कर भी रहे होते हैं। दीज आर सिंबल्स। ओवर देन सिंबल्स, हमारे वर्ड्स, अल्फाज जो हैं वो भी सेंडर इस्तेमाल करता है। फिर ग्राफ्स, पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स, तो ऐसी पिक्चर्स और ग्राफ्स और सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पे दूसरे को भी समझ आ जाती हो जिसकी। मसलन सेंडर कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा सिंबल नहीं कन्वे करेगा जिसकी वजह से रिसीवर समझ ना सके उसकी बात। तो सेंडर कोशिश करता है कि जो सामने रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव करने वाला है, उसको वो बात कहे जो उसकी समझ में आ जाए, चाहे वो वर्ड्स के ज़रिए हो, चाहे वो सिंबल्स के ज़रिए हो, चाहे वो ग्राफ्स एंड पिक्चर्स के ज़रिए हो, ठीक है जी। सेंडर एंड इनकोडर, सेंडर एंड इनकोडर के बाद द थर्ड वन इज मैसेज। अब मैसेज क्या होता है? मैसेज एक ऐसी मालूमात होती है, इज सच अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू पर्सन्स।
2 اور more persons، جس میں میسج بھیجنے میں 2 لوگ تو ضرور انوالو ہوں گے، ایک سینڈر ہوگا اور ایک ریسیور ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو میسج بھیجنے سے پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میسج جو ہے وہ پہنچایا کس طرح جائے۔ The decision what you want to communicate and what will be the content of your message، کہ آپ کا میسج جو ہے وہ اگر آپ دو سے ایک سے زائد زبان بولتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھنا ہوگا کہ جس کو میں یہ بھیج رہا ہوں آیا وہ اردو میں سمجھ جائے گا، پنجابی میں سمجھے گا، سرائکی میں سمجھے گا، یا انگلش میں بھیجوں گا تو سمجھ جائے گا میری بات، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں میسج کا، اگر ہم وہ پہلی بات اگر کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ ہمیں سب سے پہلے کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ میسج کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہو۔ نیکسٹ ہم ریسیور کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، سینڈر جو ہے وہ ریسیور کو دیکھ کر میسج بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں میسج بھیجوں گا تو آگے ریسیور کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہمارا جو سینٹرل آئیڈیا ہے میسج کا، یعنی اس کا جو تھیم ہے، جو سمری ہے اس میسج کی، وہ کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر میسج کرنے والا میسج رائٹ کر رہا ہے تو انکوڈر کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اس کانٹیکسٹ کو استعمال کرے جس سے ریسیور کی سمجھ میں بات آ جائے، a receiver can understand his or her message، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میسج جب ہم بھیجتے ہیں تو بہت سے میسج ہم انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، ٹھیک ہے، ہم کسی کو میسج جب لکھا ہوا کوئی بھیجتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں ایسی بھی بول جاتے ہیں بعض اوقات جو نہیں بولنی چاہیے، اور لکھتے ہوئے ہم بہت سی چیزیں ایسی لکھ جاتے ہیں جو نہیں لکھنی چاہیے۔ تو میسج انٹینشنلی بھی ہو سکتے ہیں اور ان انٹینشنلی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ Now come to the next point، میڈیم۔ The fourth one is میڈیم، کہ میڈیم جو ہے، میڈیم ہم کس میڈیم کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے، یعنی ہدایات دینے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، وہ انگلش ہے۔ آپ نے